हाय स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन के 30 मोर क्वेश्चंस। ये हैं हमारे डार्विन भैया। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं ऑफ द सीरीज 100 डेज 3000 प्लस क्वेश्चंस, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि यार आज के इस सेशन में आप स्पेशली पेन कॉपी लेकर बैठना, बिकॉज एवोल्यूशन एक है ही ऐसा चैप्टर विच इज़ द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, बट स्टिल इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों के माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो आपको वो पॉइंट शायद हो सकता है साथ साथ में लिखते हुए चलना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस मुलाकात को विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। रूल ऑफ द क्लास आपको पता होगा, पहले क्वेश्चन को देखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, राइट। तो पहला सवाल आपसे कह रहा है कि बायोजेनेसिस वॉज प्रूव्ड बाय फ्रांसिस्को रेड्डी एंड सपोर्टेड बाय। तो वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसको सपोर्ट किया था। देखें, तो होपफुली आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। लेट मी टेल यू फर्स्ट द आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज स्पेलेंजानी एंड पास्चर। सो लेट मी टेल यू कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो, जो बायोजेनेसिस है ये एक थ्योरी है। इससे पहले हमारे पास एक फेमस थ्योरी आई थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वो थ्योरी बोलती है कि यार हमारे पास जो लाइफ है ना वो नॉन लिविंग थिंग से आई है। दैट्स वाई द नेम ए बायोजेनेसिस, राइट। ए मीन्स नॉन लिविंग, तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हालांकि वो एक बिल्कुल ही फुद्दू सी थ्योरी थी, है ना। उसके बाद फिर एक नई थ्योरी लेके आई गई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस को प्रूव करना था, तो उस बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी उसको डिसप्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं और उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। तो सबसे पहले थ्योरी कौन सी थी? पहले आपकी आती है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसका एक और नाम क्या है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब कि खुद से लाइफ बनती है नॉन लिविंग थिंग से। इस पर्टिकुलर थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था? तो इट वॉज सपोर्टेड बाय वॉन हेलमंट एज वेल एज अर्हेनियस, एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे और भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। अब इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए एक और थ्योरी लाई गई, हाँ, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल सही नहीं थी तो इसको डिस्कार्ड किया और एक सेकंड थ्योरी आती है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एज द नेम टेल्स यू, बायोजेनेसिस, बायो मीन्स लिविंग। तो ये थ्योरी आपको बोलती है कि यार लाइफ जो है ना वो कैसे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आपकी न्यू लाइफ बनती है। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दी थी? तो दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय द साइंटिस्ट। और वैसे देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। ये थ्योरी जो है ना इसको दिया था हक्सले और हार्वे ने, ठीक है, गिवन बाय हक्सले नाम के साइंटिस्ट एंड हार्वे। अब कहानी क्या है कि इन्होंने इस थ्योरी को देके छोड़ दिया कि अपना आइडिया बता दिया कि यार लाइफ कैसे आई होगी प्री एग्जिस्टेंट लाइफ से, लेकिन अब सबूत चाहिए। तो एक तरीका क्या है, या तो इसको, इस वाली थ्योरी को प्रूफ कर दो या इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दो। तो इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए आपके पास 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। और वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? तो वहां पे आपके 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे आपके सेम फ्रांसिस्को रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो थे स्पेलेंजानी, ठीक है, स्पेलेंजानी। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुइस पास्चर, ठीक है, लुइस पास्चर। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया था? अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और दैट इज हाउ दे बेसिकली डिस्प्रूव दिस थ्योरी एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कौन से 3 साइंटिस्ट ने मिलकर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रमोट, एक तरीके से सपोर्ट किया था। इन्होंने दी नहीं थी बट इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। होपफुली आपने क्वेश्चन को देखा होगा। पॉज द वीडियो, टेल मी, इट्स अ गुड क्वेश्चन और डार्विन के बारे में ही क्वेश्चन है ना। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये बुक? आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्या किया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा, विच इज डार्विन। कि सर हाँ डार्विन डार्विन डार्विन, नो। एक्चुअली में क्या है कि ये जो बुक है ना, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इट वॉज रिटन बाय ओपेरन। तो ओपेरन जो है ना, इन्होंने इस बुक को लिखा था। क्या सर, ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं। हाँ आपने सुना है बट आप कंफ्यूज हो गए हैं इस टाइम पे। देखिए, द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना, अगर इसका सॉल्यूशन बताऊं मैं तो ऑप्शन नंबर ए जो आपसे बोल रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इट वॉज द बुक विच इज रिटन बाय
दिस इज द बुक विच इज रिटन बाय ओपेरन। और जो बुक आप सोच रहे हैं ना वो बुक कौन सी है, दैट बुक इज एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज जो थी, दिस इज द बुक विच इज एक्चुअली रिटन बाय डार्विन। तो ये बात अपने माइंड से स्किप नहीं करनी है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो थी वो डार्विन ने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओपेरन ने लिखी थी। और आपको पता है असली पूरा नाम क्या था इस पर्टिकुलर बुक का? तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का जो पूरा नाम था, इट वाज लाइक फुल नेम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फाइन, ये इस बुक का पूरा नाम था। बाकी अगर आपको उसका थोड़ा बहुत डेटा मैं एक्स्ट्रा देना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि ये जो ओपेरन और हेल्डेन जो थे ना, इन्होंने बेसिकली अपनी एक थ्योरी दी थी, एंड द नेम ऑफ द थ्योरी वाज कीमोसिंथेटिक थ्योरी। कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। है ना, इसके और भी नाम थे, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो मल्टीपल नेम्स थे। इस थ्योरी को दिया था, इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, फर्स्ट ओपेरन एंड सेकंड हेल्डेन। और इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी बहुत डेटा है ना, डिटेल्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। दैट इज ओपेरन जो थे ये आपके रशियन साइंटिस्ट थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ही रॉट द बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ। फाइन। और जो हेल्डेन थे ये आपके इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड साइंटिस्ट। हालांकि ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, मगर लेटर ऑन जाके ये हिंदुस्तान में सेटल हो गए थे, बिकॉज ही वॉज सो फैसिनेटेड बाय द हिंदू मिथोलॉजी, राइट। और इसके अलावा इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द एंजाइम, द एंजाइम। तो ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी और ये वाली बुक इन्होंने, तो ये दोनों बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इट्स अ डेटा अबाउट द बुक्स, है ना, कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी, द एंजाइम किसने लिखी। तो हल्का फुल्का डेटा आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। होपफुली क्वेश्चंस को आप साथ साथ लगा रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप साथ साथ लिखते हुए भी चल रहे हैं। अज्यूमिंग कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, नहीं लेके बैठे तो लेके आओ फटाफट से, इतना आलसी अच्छा बनना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर। इस प्लेनेट पे सबसे, जब हमारे पास अर्थ बनी थी तो अर्थ के बनने के बाद सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा आया था, आपको ये बताना है। देखें इसका आंसर। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पॉज करके आप इसका आंसर देख लीजिए। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो मैं आपको हल्की सी डिटेल दे दूं, पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो जिसको आंसर पता है वो आगे बढ़ सकता है। फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस नाउ डिस्कस द आंसर। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यार सबसे पहले आपको मैं प्रॉपर्ली हिस्ट्री बता दूं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कब कब आए थे। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था ना इस दुनिया पे, वो थे, आपको सीक्वेंस लिख दे रहा हूं फिर आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले आपके आए थे दैट इज फोटोसिंथेटिक, और वी कैन से कीमो हेटरोट्रॉप्स, राइट। ठीक है भाई, तो आपके पास ये सीक्वेंस है। सबसे पहले कौन आए थे आपके पास? प्रोकैरियोटिक अनएरोबिक, ये भी अनएरोबिक, ये भी अनएरोबिक, ये भी अनएरोबिक, और फिर आते हैं आपके एरोबिक जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी थी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक अनएरोबिक कीमो हेटरोट्रॉप्स, इन्होंने क्या किया? तो ये कीमो हेटरोट्रॉप्स हैं, तो बेसिकली ये करते क्या थे कि मान लो आसपास से पानी है, विच है सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, लाइक दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या हो रहा है, इनकी वजह से ना यहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी यहाँ से निकल रही होती है, ये इस एनर्जी को लेके, और जो बैक्टीरिया हैं, ये वाले बैक्टीरिया अपना खाना, अपना पेट भरते थे, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से कीमो मीन्स केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये केमिकल एनर्जी इन्होंने बनाई है? नहीं, ये अपने आप बन रही है, इसलिए दे आर हेट्रोट्रॉप्स। तो सबसे पहले कौन आए थे? कीमो हेट्रोट्रॉप्स, जो कि ऑटोमेटिकली रिएक्शंस जो हो रही थी, उन रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही थी उस एनर्जी को यूज कर रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो खत्म होने लग गए, तो उसके बाद कौन किस में अडेप्टेशन हुई और क्या बन गए? उनके बाद अडेप्टेशन से बन गए आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स। स्टिल दे आर अनएरोबिक्स। तो इनमें क्या हो रहा है, इनके अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन आसपास से वाटर है, राइट। यहाँ पे कुछ कंपाउंड जैसे कि आपका NH3 को NO2 में कन्वर्ट करना, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया आए जिन बैक्टीरिया ने क्या किया, जिन बैक्टीरिया ने इसको इसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और उससे जो एनर्जी निकलती थी उस एनर्जी की मदद से ही अपना खाना बनाया करते थे।
ठीक है, वापस समझो कि अब देखो खुद तो कन्वर्जन हो नहीं रहा, खुद तो एनर्जी बन नहीं रही है, तो काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया। ये एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते और उससे जो एनर्जी निकलती थी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते थे। ठीक है, तो क्या ये एनर्जी खुद बन रही है या ये बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ना, इसलिए दे आर ऑटोट्रॉप्स। और केमिकल एनर्जी से अपना पेट भर रहे हैं, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो पहले कीमो हेटरोट्रॉप्स आए थे, फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स आए थे, अगेन प्रोकैरियोटिक अनारोबिक, फिर आते हैं अगेन अनारोबिक लेकिन फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो मतलब अब केमिकल एनर्जी से पेट नहीं भरेंगे, अब ये पेट भरेंगे अपने फोटो मतलब सनलाइट की मदद से। तो कहने जी धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये थे आपके फोटो हेटरोट्रॉप्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम सनलाइट को लेके अपना खाना बनाना स्टार्ट किया। तो फॉर एग्जांपल CO2 प्लस में H2S, इस पे सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और सनलाइट की मदद से इन्होंने कन्वर्ट किया C6H12O6 और प्लस में यू कैन से सल्फर को जो गैस है उसको बाहर निकाल दिया। तो ये थे आपके पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो ये सारे बैक्टीरिया थे यहाँ पे। तो उन्होंने इस तरीके से आप कह सकते हो सनलाइट का इस्तेमाल किया एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स लेकिन अनएरोबिक वाले, ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, सल्फर रिलीज कर रहे हैं। और लास्ट जो थे वो आपके आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो कि आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया, बिकॉज प्लांट्स मत लिखना इसमें बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके आते हैं जो कि CO2 प्लस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके या आप सिंपली कह सकते हैं CO2 प्लस में H2O का इस्तेमाल करके इन्होंने C6H12O6 ग्लूकोज बनाया और साथ में ऑक्सीजन को फर्स्ट टाइम रिलीज करवाया। ये थे कौन, ये थे आपके फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये थे कौन, ये थे आपके फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोटिक एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इनमें एग्जांपल्स आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि आपके जो फर्स्ट हैं इनमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसमें तो कुछ एग्जांपल नहीं है, सो नॉर्मल बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और यहाँ पे आप जानते हो आपके साइनोबैक्टीरिया या फिर BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइन, ये एग्जांपल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस होल टॉपिक, और होपफुली आपको इसका आंसर पता लग चुका है। सबसे पहले कौन आए थे, कीमो हेटरोट्रॉप्स आए थे, फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स आए लेकिन कैसे वाले, अनारोबिक वाले, और फिर आए एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करवाया। एंड दिस इज हाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट वन कैन से विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने कीमोसिंथेटिक जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। देखो आप वापस से अपने माइंड में ये बातें क्लियर करो कि यार जो आपके ओपेरिन हेल्डेन है उन्होंने कीमोसिंथेटिक थ्योरी का आइडिया दिया था, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, यूरे एंड मिलर ने। तो यूरे एंड मिलर ने क्या किया था, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं यूरे एंड मिलर जो है इन्होंने सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, राइट। जैसे आप बेसिकली स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने, पहली बात तो इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, अच्छा इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर C। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या हम बता सकते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक तो आपको रेशो याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेस का उन्होंने रेशो लिया था। तो उन्होंने CH4NH3H2 2:1:2 इस रेशो में इन्होंने गैसेस का रेशो लिया था। फाइन, इसके अलावा ना 75 K वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी, है ना, एज अ थंडरिंग जो प्रिमिटिव अर्थ पे, है ना, बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव के प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसी ऐसी कंडीशंस पाई जाती थी, ये वाली गैसेस प्रेजेंट थी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट थी। तो बेसिकली ऐसा उन्होंने सेम चीज़ लेबोरेटरी में मेंटेन करी, ठीक है। और इनके पास इनका रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट इनके पास अमाइनो एसिड्स बने। अब अगेन मैं आपको पूरी थ्योरी या फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं समझा रहा हूँ, जैसे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से बने थे, तो वहाँ पे बने थे आपके ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इसके अलावा एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड।
फाइन, ये 4 चीज़ें यहाँ पे बनी थी। हालांकि एनसीईआरटी जो है वो ग्लूटामिक एसिड को कैंसिल आउट कर देती है, मतलब वो ग्लूटामिक एसिड वर्ड मेंशन नहीं करती, लेकिन एक्चुअली में ये भी वहाँ पे बना था। तो कई बार क्या हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा आ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द यूरेम मिलर एक्सपेरिमेंट, तो आप आंसर लगाओगे ग्लूटामिक एसिड, बिकॉज एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है। ठीक है, तो इसको मैं लिख के काट दे रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिख के काट दीजिएगा। ठीक है, बट एक्चुअल में ये बना था। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस थ्योरी के साथ रिलेटेड नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, इन्होंने ये प्रूव भी किया था कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप लेबोरेटरी में बना सकते हो, बिकॉज इनके एक्सपेरिमेंट में क्या बने थे, अमाइनो एसिड्स बने थे। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन सर आपने तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाया है। तो हाँ यार, क्योंकि देखो अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखोगे ना तो ये ज्यादा प्रिफर्ड आंसर है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, और उन्होंने यही तो एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी के अंदर कि लाइफ जो है वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में बनी है, क्योंकि इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट में बना के दिखा दिया कि यार इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप अमाइनो एसिड्स बना सकते हो, और ऐसे हमारे अर्थ पे अमाइनो एसिड्स बने होंगे, है ना। तो उन्होंने इसको प्रूव किया, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट प्रेफर्ड आंसर। हालांकि ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट लाइक कितने बिलियंस बैक, तो कितने बिलियन ईयर्स बैक हमारी ये जो प्यारा सा प्लेनेट है ना, विच हैज़ द ब्यूटीफुल क्रिएचर्स लाइक यू, ये कब बना था। तो देखो एक डेटा मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूँ, हालांकि बहुत बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट जस्ट फॉर द रिविजन मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म। अर्थ कितने साल पहले बनी थी, तो अर्थ आपकी बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले आप कह सकते हो कि हमारे पास जो यूनिवर्स है वो कब बना था, तो यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले। दूसरा डेटा बताओ, हमारे जो नेबुला है या फिर सोलर सिस्टम वो कब बना था, तो सोलर सिस्टम जो है वो आपके 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। इसके अलावा अर्थ कब बनी थी, तो अर्थ जो है वो आपकी बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। इसके अलावा सबसे पहली फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए आपका यू कैन से 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले, 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ बनी थी, दैट इज प्रीकर्सर प्रीबायोन्ट्स, है ना, आरएनए प्लस वायरसेस। देन यू कैन से सेकंड, और आई कैन से फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कब बनी थी, तो ये आप कह सकते हो 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले। और लास्ट क्वेश्चन है, बताओ कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब बनी थी। फर्स्ट सेलुलर लाइफ का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ कब बनी थी, तो ये बनी थी आपकी 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। फाइन, तो ये कुछ डेटा है जो आपको एनी हाउ अपने माइंड में रखना होगा, बिकॉज इस डेटा से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, यू हैव टू लर्न इट। फाइन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है हु सेड दैट ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग आएगा, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। किसने ये बात सपोर्ट करी थी या कही थी कि यार जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। तो हालांकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं कि इस स्टेटमेंट को, कौन सी स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इट वॉज गिवन बाय हक्सले एंड हार्वे। ठीक है, इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था हक्सले एंड हार्वे ने, लेकिन इसको सपोर्ट, इसको प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से, पहले आपको बता चुका हूं ना, रेडे हो जाएंगे, तो फ्रांसिस्को रेडी, सेकंड स्पेलेंजानी, और तीसरे लुइस पैस्चर। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि इसमें ये नाम तो दिए नहीं गए,
तो ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जो आपके इन ऑप्शंस में से मैच कर रहा है। तो इन सब में से आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो लुईस पास्चर ही मैच कर रहा है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ डार्विन थ्योरी। तो डार्विन की जो थ्योरी थी उसकी सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या था, कि वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो देखो डार्विन की थ्योरी का मैं हल्का सा आपको रिवीजन दूँ तो आपको पता होगा कि यार डार्विन ने कहा था पहले कि यार आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एट अ वेरी लार्ज स्केल, लेकिन हमारे पास जो नेचर में रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स पागलों की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। इस कारण से कंपटीशन क्रिएट होता है, कंपटीशन की वजह से वेरिएशंस बनती हैं, वेरिएशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन आता है और उसकी वजह से स्पीसीएशन होता है। ये पूरा जो स्टेप्स हैं ये सब डार्विन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे, विच इज़ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब उनमें से वो क्या बात थे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इस वजह से डार्विन की थ्योरी भी थोड़ी सी वीक पड़ गई थी, वो क्या है सॉल्यूशन। तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, फिर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। दैट इज वेरिएशंस। तो देखो डार्विन ने ये बात तो बता दी थी कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी और वही जो है वो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा और वही अपनी पूरी स्पीशीज बनाएगा। ये बात बताई थी इसने। ठीक है, तो डार्विन एक्सप्लेन्ड दिस, डार्विन ने ये एक्सप्लेन तो कर दिया था, बट ही कुडंट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द स्पीशीज। तो डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्सप्लेन कर दिया, मगर अराइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यार जो स्पीशीज फिट हो रही है, वो अडेप्टेशंस कर रही है, वो अडेप्टेशन आ कहाँ से रही है। वेरिएशंस आर, इन्होंने कहा था वेरिएशंस जो है वो होती हैं और उस वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। लेकिन वो जो वेरिएशन है, वो जो हो रही है एक इंडिविजुअल में, वो वेरिएशंस कहाँ से आ रही है, पहला वेरिएशन कहाँ से आया, ये उस अराइवल वर्ड को नहीं समझा पाए थे कि यार वेरिएशंस आती कहाँ से है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशंस कहाँ से आती है। और इसी बात को अगर आपको याद हो तो यार मेंडल जो है उसी टाइम पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि यार जीन्स हैं हमारे पास, अलील्स हैं, है ना, फैक्टर्स जिस वर्ड का वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि यार ये हैं जो बेसिकली वेरिएशंस को लेके आते हैं, म्यूटेशंस को लेके आते हैं, मगर उनकी बातों को दबा दिया गया था। राइट, कोई सुनने को राजी नहीं था उनकी बातों को। तो ये इसका आंसर है कि यार ही कुडंट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द स्पीशीज एंड दैट इज अ मेन फेलियर फॉर द डार्विन्स। ठीक है, तो उनको सोर्स ऑफ वेरिएशंस नहीं पता था, सोर्स ऑफ वेरिएशंस को वो समझा नहीं पाए थे, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ। सबसे बेस्ट सपोर्ट जो है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए क्या है। तो आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर में कुछ एविडेंसेस पढ़े हैं, राइट। सबसे पहला एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर हमने बात करी है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉसिल्स के बारे में, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो बहुत सारे एविडेंसेस हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। उनमें से सबसे बेहतर, सबसे सपोर्ट, सबसे ठोस सबूत हमारे पास क्या है, सबसे ठोस सबूत जो हमारे पास है वो है फॉसिल्स का, बिकॉज दैट्स अ फिजिकल एविडेंस विच वी हैव गॉट, राइट। तो वी कैन से कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। और फॉसिल्स के बारे में आपको हल्का सा मैं डिटेल दूं या कुछ बातें बताऊं तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है ना, ये होते हैं आपके फॉसिल्स। और फॉसिल्स आपको पता होंगे कहाँ से मिलते हैं, वी गेट दीज फॉसिल्स फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, इस पर भी एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था कि वी हैव 3 टाइप ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस और जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो इसमें इसलिए फॉसिल्स नहीं बन सकते। सेडिमेंटरी रॉक एकदम फिट है फॉसिल्स के सर्वाइवल के लिए या फॉसिल्स के बनने के लिए। ठीक है, तो सेडिमेंटरी जो रॉक्स होती हैं उन्हीं में आपके फॉसिल्स बनते हैं। और व्हाट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, लाइक हाउ लॉन्ग अ फॉसिल इज, आप कैसे पता लगाएंगे, है ना। एक फॉसिल जो है आपको मिला है, यू वांट टू आइडेंटिफाई कि यार ये फॉसिल कितना पुराना है, कैसे पता लगाएंगे आप। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी है, तो उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हमारे पास होता है यूरेनियम लिड मेथड। ठीक है, वी हैव यूरेनियम लिड मेथड। सेकंड हमारे पास होता है पोटेशियम आर्गन मेथड या कार्बन डेटिंग मेथड।
तो ये 4 हमारे पास क्या हैं, तरीके हैं जिससे आप फॉसिल्स के एज को पता लगा सकते हैं। दैट इज यूरेनियम ब्लेड मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इसमें से जो लास्ट वाला मेथड है, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, ये आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग मेथड जो है, इससे आप 1,00,000 साल पुराने फॉसिल्स का पता लगा सकते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो यूरेनियम ब्लेड मेथड है, इससे आप 35,000 पुराने जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ चुका होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, नेम द फर्स्ट वन टो हॉर्स। तो वन टो हॉर्स जो था वो कौन था, सबसे पहले वाला आपको ये बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन में आप शायद रुक सकते हैं, शायद आपको परेशानी हो सकती है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि एवोल्यूशन चैप्टर में हम हॉर्सेस का एवोल्यूशन नहीं समझाते हैं, वो सिलेबस में नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत डिटेल है मगर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। कई बार इस पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, मगर इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते, है ना। मगर हाँ, हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक अगर कोई सवाल इस टॉपिक से बनना होगा ना, तो वो यही सवाल बन सकता है जो मैंने आपके सामने दिखा दिया है। तो ये हल्का सा डिटेल हम इस क्वेश्चन के बारे में भी ले लेते हैं। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर, यू कैन से, सबसे पहला फर्स्ट जो था आपका प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस क्या है कि पहले कौन सा हॉर्स की स्पीशीज बनी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो एवोल्यूशन में मतलब हमारे पिछले काफ़ी सालों में हॉर्सेस के अंदर भी एवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले जो आपके हॉर्सेस बने थे वो कौन से हॉर्सेस थे, वो थे आपके यू कैन से इयोहिप्पस। उनके बाद आपके बनता है मीजोहिप्पस, फिर बने थे मैरीहिप्पस, फिर आए थे प्लायोहिप्पस, और फिर आज के टाइम पे हमारे पास कौन है, इक्वस, विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टुडेज हॉर्स। तो ये हॉर्सेस का प्रॉपर एवोल्यूशन था। इसमें से जो प्लायोहिप्पस हैं इनको आप कहते हो वन टो हॉर्स। फाइन सर, इनमें एवोल्यूशन किस बेसिस पे हुआ है, तो एवोल्यूशन हुआ है बेसिकली इनके स्प्लिंट बोन पे। तो जो आपकी स्प्लिंट बोन होती है ना इन हॉर्सेस के अंदर, वो स्प्लिंट बोन इनके अंदर कितनी थी, इनके अंदर कितनी थी, तो उस बेसिस पे एवोल्यूशन होता चला गया। फाइन, और ये कौन से इपॉक में आए थे, ये भी आप अगर कोशिश कर पाए तो उसको भी याद कर लेना, बिकॉज कई बार उससे भी सवाल आ जाता है। तो हॉर्सेस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ लेना है आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इयोहिप्पस जो है ये कौन से इपॉक में आए थे, तो ये आए थे आपके इयोसीन में। ठीक है, जो आपके मीजोहिप्पस हैं, प्लायोहिप्पस जो है ये प्लायोसीन में आए थे, प्लायोसीन। और इक्वस जो है आपके आज के टाइम पे हैं, विच इज हिस्टोसीन। इसके अलावा जो आपके मीजोहिप्पस हैं ये आपके आए थे, मैरीहिप्पस आपके आए थे मीजोसीन एरो में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बेसिकली आपके आए थे मीजोसीन इपॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैं एक नाम शायद फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आई जस्ट मेंशन इट हियर, है ना। बाकी दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इपॉक्स एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लायोहिप्पस जो है वो वहाँ पे वो आपके आए थे प्लायोसीन एरा में, एंड दे आर द फर्स्ट वन टो हॉर्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सेइंग ट्राइलोबाइट्स वर डोमिनेटिंग इन। तो ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो कौन से पर्टिकुलर इपॉक, या आई थिंक क्या दिया हुआ है इसने, हाँ, कौन से पर्टिकुलर पीरियड में डोमिनेट किए थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब सर ये क्या होता है, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा विच इज़ यू नो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसमें आपको बताया गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइलोबाइट्स की बात हो रही है, तो वी हैव द पीरियड्स एंड वी हैव द एरा। कुछ एराज हैं हमारे पास, कुछ पीरियड्स हैं हमारे पास, और कुछ इपॉक्स हैं हमारे पास। और उसमें क्या हुआ था, है ना, इवेंट, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं सारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू। मैं बस आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। बाकी इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका दैट इज कैम्ब्रियन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन से एराज हमारे पास हैं। तो एरा हमारे पास जो है वो होते हैं, सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन, फिर आता है आपका पैलेजोइक एरा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सेकंड एरा विच इज़ पैलेजोइक एरा, बिकॉज वही हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। पैलेजोइक एरा, ठीक है। पैलेजोइक एरा के अंदर आपके पीरियड्स आते हैं, कौन कौन से पीरियड्स आते हैं? तो 6 पीरियड्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। सबसे पहला जो होगा जिसका नाम है कैम्ब्रियन, सेकेंड ऑर्डोवियन, थर्ड कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिलूरियन, फिर है डेवोनियन, फिर आते हैं कार्बोनिफेरस, और फिर आते हैं परमियन। फाइन, ये क्या है, इसमें पीरियड्स आते हैं। और इनमें से अगर सवाल में हम देखें तो ट्राइलोबाइट्स कब आए थे? ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर इपॉक में आते हैं। इसमें कोई फर्दर इपॉक्स तो नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पे इवेंट डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। इवेंट क्या होगा? दैट इज ट्राइलोबाइट्स। तो ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर इपॉक या इस पर्टिकुलर पीरियड में आए हैं, तो इट इज़ द एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके ये एक टाइप के इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। तो द करेक्ट आंसर इज कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन एरा में, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ये ट्राइलोबाइट्स जो है फर्स्ट टाइम डोमिनेट किए थे, या फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस टाइम पे ये आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डायनासोर्स ऑरिजिनेट। डायनासोर्स कब बने थे, आपको ये बताना है। तो होपफुली क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, मैं इसका आपको आंसर बता दूं पहले, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो इन द सेम पीरियड विद द मैमल्स, है ना। अब देखो वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने आपको पहला क्या बताया है? एरा बताया है, विच इज पैलेजोइक एरा। सेकंड एरा जो होता है वो होता है आपका मीजोजोइक एरा। तो सेकंड मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको थर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है? सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा, ठीक है। सीनोजोइक एरा जो है इसमें आपके 3 पीरियड्स आते हैं, लाइक दिस इज द एरा, शेयर वी हैव द पीरियड्स, एंड यहाँ पे हम इवेंट्स लिख लेंगे। फाइन, तो ये जो पर्टिकुलर क्या है हमारे पास एरा है, इस एरा में कौन कौन से पीरियड्स हैं? 3 पीरियड्स आएंगे। सबसे पहला पीरियड जो होगा उसे आप कहते हो यू कैन से ट्रायासिक, सेकंड जुरासिक, क्रिटेशियस। फाइन, ये 3 क्या है हमारे पास? ये 3 पीरियड्स हैं। इनमें से ट्रायासिक पीरियड जो है इसमें क्या हुआ था? इसमें 2 इवेंट्स आप लिख सकते हो। सबसे पहला आपके डायनासोर्स जो हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके जो डायनासोर्स हैं वो ओरिजिनेट हुए थे। सेकंड वाला जो एरा है इसमें आपके डायनासोर्स वो बेसिकली डोमिनेट किए थे। और थर्ड वाला जो है इसमें जो आपके डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये तो इजी है याद करना। जुरासिक हम जानते हैं बेसिकली डायनासोर्स डोमिनेट किए थे इस टाइम में। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपको क्या लिखनी है यहाँ पे? ट्रायासिक जो है ये वो समय है जहाँ पे आपके ओवीपेरस मैमल्स आए थे। ओवीपेरस मैमल्स जो हैं वो इस टाइम पे आए थे। इसके अलावा जो आपके मैमेलियन मैमल्स हैं या विवीपेरस मैमल, विवीपेरस मैमल्स जो हैं वो आपके इस टाइम पे आए थे। और जो तीसरा है आपके पास क्रिटेशियस, यहाँ पे आपके फर्स्ट एंजियोस्पर्म आए थे। कौन सी वाली? डाइकॉट, फर्स्ट एंजियोस्पर्म, दैट इज डाइकॉट। फाइन, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, विच इज फर्स्ट टूथ बर्ड्स। यू रिमेंबर आर्कियोप्टेरिक्स? आर्कियोप्टेरिक्स जो थे आपके टूथ बर्ड्स थे जो कि इसी टाइम पे आए थे आपके पास। एंड दिस इज द होल डेटा अबाउट दिस। तो आप कह सकते हैं कि डायनासोर्स इस पर्टिकुलर एरा में आए थे। और आप देख लो डायनासोर के साथ साथ ना मैमल्स भी ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो जिस टाइम पे मैमल्स इवॉल्व हो रहे थे ओवीपेरस से विवीपेरस, उसी टाइम पे डायनासोर्स भी इवॉल्व हो रहे थे। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। होपफुली आपको सारे सवालों के जवाब समझ में आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि यार सवालों के साथ उसका
कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करा दूं। अगर आपको सॉल्यूशंस पहले से आते हैं तो आप सिंपली वीडियो को स्किप मार सकते हैं और आगे आगे आंसर्स देख सकते हैं। बट क्वेश्चंस आर रियली गुड, ऐसा शायद मुझे लगता है आपको भी फील हो रहा होगा। एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज द एज ऑफ फिशेस। इनमें से कौन सी एज ऑफ फिशेस होती है? तो सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसका आंसर बता दूं मैं, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो फिशेस जो है वो आपके डेवोनियन पीरियड में डोमिनेट करी थी, है ना, विच इज़ द एज ऑफ फिशेस। तो मैं वापस से आपको अगर याद दिलाऊं कौन कौन सा, कि एरा कौन सा है, पीरियड्स कौन से हैं और क्या इवेंट हुआ था। तो सिंपल सी बात है, पहले आपका आता है पैलाजोइक एरा, कि उसी वही हमारा आंसर होगा इस सवाल का, पैलियोजोइक एरा। इस पैलियोजोइक एरा में आपको पता है डिफरेंट मैंने आपको क्या बताए थे, आई टोल्ड यू द पीरियड्स कौन कौन से, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये आपके पीरियड्स हैं इस पर्टिकुलर पैलियोजोइक एरा में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है कि यार ये जो पहला वाला पीरियड है ना, इसमें आपके इन्वर्टिब्रेट्स आए थे, ठीक है, लेट मी जस्ट मेंशन दैट। तो इसमें तो आपके आए थे इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब जो पानी में रहते थे ना वो सारे इन्वर्टिब्रेट्स इस टाइम पे आए थे। ऑर्डोवियन वो वाला पीरियड है जहाँ पे आपके पास सबसे पहले बेसिकली आप कह सकते हो फिशेज आना स्टार्ट हुई थी, मगर जॉलेस फिशेस। कौन सी फिशेस? जॉलेस फिशेस आना यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो वो ओरिजिनेट हुई थी। फिर जो नेक्स्ट वाला समय है ना सिल्यूरियन में जॉलेस फिशेस तो डोमिनेट कर गई और पहली बार ट्रू फिशेस आई थी। तो इसमें दो चीज़ आप लिख सकते हो, पहला जॉलेस फिशेस जो है ना वो तो डोमिनेट कर गई सर, ठीक है, और जो ट्रू फिशेस है ना, जिनके आप कहते हो बेसिकली जॉ वाली फिशेस जो है, वो जो है आपके पास ट्रू फिशेस, वो यहाँ पे बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी, वो पहली बार बनना स्टार्ट हुई थी। तो आप देखते हैं इसके बाद वाला जो पीरियड होगा वो एक ऐसा पीरियड होगा जहां पे आपकी ये जो ट्रू फिशेस हैं ये डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगी। क्या इसने जॉलेस फिशेस के बारे में बोला है? नहीं, इसने नॉर्मल फिशेस के बारे में बोला है। तो नॉर्मल फिशेस जो है वो सिल्यूरियन में बनना स्टार्ट हुई थी और नेक्स्ट वाले पीरियड में जाके वो डोमिनेट कर गई थी। तो यहाँ पे ट्रू फिशेस जो होंगी वो डोमिनेट कर जाएंगी। फाइन, वो जो है वो इस समय में आके डोमिनेट कर जाएंगी। और सिल्यूरियन वो समय है जहाँ पे आपके पहले बेसिकली टाइडोफाइट्स आए थे। डेवोनियन में आपके फर्स्ट जिम्नोस्पर्म आए थे। ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, राइट। लिख दूँ मैं साथ में, डेवोनियन में आपके फर्स्ट जिम्नोस्पर्म आए थे, राइट। और जो आपके सिल्यूरियन है इसमें कौन आए थे, इसमें आप ऐड कर सकते हो प्लस फर्स्ट टेरिडोफाइट्स। दैट मीन्स फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो इसी पर्टिकुलर पीरियड में आए थे। एंड वी कैन से डेवोनियन इज अ करेक्ट आंसर। ये वो समय है जहाँ पे आपकी फिशेस डोमिनेट कर गई थी, राइट। आ जाए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहे हैं ऑर्डोवियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ। ऑर्डोवियन कौन सा समय था? तो देखो अगर मैं आपको स्लाइड पीछे करके दिखाऊं तो ऑर्डोवियन है जिसमें आपकी जॉलेस फिशेस ओरिजिनेट करना स्टार्ट की थी और साथ में आपको पता है इससे पहले इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो बनना स्टार्ट हुए थे। तो इस पर्टिकुलर समय में आपके इन्वर्टिब्रेट्स डोमिनेट कर गए होंगे, सिंपल सी बात है। तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डोवियन एरिया है, ऑर्डोविशियन, ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स डोमिनेट किए थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपके इन्वर्टिब्रेट्स डोमिनेट किए थे। तो बताओ, और बेसिकली एक्वेटिक थे सब कुछ, बिकॉज उस टाइम पे सब कुछ पानी में ही था। फाइन, सब कुछ उस टाइम पे कैसा था, मैराइन था। और आपको पता है इसमें से आर्थ्रोपॉड्स तो मैराइन होते नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ये भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं। एनालिड्स जो हैं इसमें अर्थवर्म आते हैं, वो भी मैराइन नहीं होंगे, वो भी आपके टेरेस्ट्रियल हैं, हालांकि ये भी आर्थ्रोपॉड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जेंट मॉलस्क ये जो थे ये आपके एक्वेटिक थे,
ये एक्वेटिक थे, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। हालांकि तीनों ही हैं जो इस पर्टिकुलर एरा में बने थे, डोमिनेट किए थे, लेकिन स्टिल एक्वेटिक की बात हो रही है तो यार आपके जो जेंट मॉलस्क हैं वो एक्वेटिक थे और वही हैं ऑर्थ्रोपोड्स या इन्वर्टिब्रेट्स जो उस टाइम पे डोमिनेट किए थे, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। बेसिकली दे आर नॉट आर्थ्रोपोड्स, मैं गलती से बोल गया, जेन मॉलस्क, मॉलस्क इज अनदर फाइलम जो इस टाइम पे डोमिनेट किया था। ठीक है, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द एनालिट्स एंड मॉलस्क। एनालिट्स और मॉलस्क के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या होती है? सर कनेक्टिव लिंक्स क्या होती है, अब ये समझाओ पहले तो, है ना। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज नियोप्लीनिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखा जाए तो यार कनेक्टिव लिंक्स होती क्या है, जो बेसिकली दो बड़े बड़े फाइलम्स को आपस में कनेक्ट करती हो। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि आपके जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, आपको पता है पहले प्लांट्स हैं फिर आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक आप किसे कहोगे? कौन है जो इन दोनों के बीच का है? वो आपको पता होना चाहिए, यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो एक ऐसा बेसिकली प्रोटिस्ट है विच इज लाइक यू कैन से यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो बेसिकली दिन के टाइम पे तो ये ऑटोट्रॉफिक है और रात के टाइम पे ये हेट्रोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, इनके बीच की लिंक कौन हो गया? ये हो गया, जो कि मिक्सियोट्रॉपिक फोटोस लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ना तो ना तो इसे आप प्लांट कहोगे ना इसे आप एनिमल कहोगे, किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इट्स लाइक दिस इज अ कनेक्टिव लिंक, ये बीच की लिंक है, मिडिल मैन। ठीक है, होता है ना, गेम खेलते हैं तो एक बीच का बिच्छू बनता है, वही वाला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कनेक्टिव लिंक्स आप प्लीज याद कर लीजिएगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला नियोप्लिनिया, ये किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनालिट्स एंड मोलस्क। एनालिट्स एंड मोलस्क। सेकेंड आप याद कर लेना, दैट इज पेरीपेटस। पेरीपेटस जो है दिस इज द कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड एनालिट्स। आर्थ्रोपोड्स एंड एनालिट्स। फाइन, तीसरा आप याद कर लेना, दैट इज चीमेरा। चिमेरा जो है या काइमेरा जो है, काइमेरा इज अ कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन द कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। फाइन, और एक लास्ट आप याद कर लेना विच इज योर डकबिल प्लेटिपस या फिर एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं ना, वो कनेक्टिव लिंक्स होते हैं किसके बीच की? बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इनके बीच की जो कनेक्टिव लिंक्स है वो कौन है? आपके एगलिंग मैमल, जैसे कि प्लेटिपस हो गया, डकबिल प्लेटिपस, है ना, और इसके अलावा स्पाइनी एंटीटर, ठीक है, इकेडिना, ये सबको एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 इज सेइंग मैमल्स अकर ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। तो आपको पता है यार, इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो सकता है। आपको पता है ये मैमल्स हैं और मैमल्स जो हैं वो लैंड पे भी आ गए, एयर में और वाटर में। वाटर में कौन से मैमल्स हैं? गैस करो। वेल। एयर में कौन है? बैट, विच इज़ अ मैमल, मगर वो हवा में उड़ सकता है। लैंड में आपके मोस्टली आ जाएंगे। मोस्टली मैमल्स कौन है? आपके लैंड वाले होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट दिशाओं में जाते हुए दिख रहे हैं, जिनका कॉमन एंसेस्टर है ना। इट इज लाइक दे ऑल हैव द कॉमन एंसेस्टर विच इज मैमल्स, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, मतलब वो किस जगह पे, किस हैबिटेट पे जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। सिंपल, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है टी.आर. मैल्थस इज फेमस फॉर हिज बुक। तो एक और बुक का नाम अगेन वो बोल सकते हैं। तो ये मैल्थस नाम कहाँ पे आपने सुना है? अगर आपको याद हो ना हल्का फुल्का, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि यार जो मैल्थस है ना, आपको पता है दो साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे किस पे? नेचुरल सिलेक्शन पे। तो वी वर हैविंग द थ्योरी दैट इज नेचुरल सिलेक्शन,
जिस पे काम कर रहे थे आपके दो साइंटिस्ट, एक का नाम तो आप पहले से जानते हो विच इज डार्विन, वेरी फेमस, चार्ल्स डार्विन, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे ना उनका नाम है एल्फ्रेड वेलेस, एल्फ्रेड वेलेस। ये नाम पढ़ना है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है वेलेस का नाम, हालांकि हम इनको क्रेडिट नहीं देते हैं, आप भूल गए हैं लोग इनको, मगर इनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कंट्रीब्यूशन डार्विन का है हमारी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के अंदर। जो एल्फ्रेड वेलेस थे इन्होंने भी सेम काम किया था जो डार्विन ने किया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से आइलैंड पे किया था? मलाया आइलैंड पे। मलाया आइलैंड कहाँ पे है? इंडियन ओशियन। ठीक है। और जो डार्विन है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था? गैलापागोस आइलैंड पे। और ये कहाँ पे है? ये है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ऑफ साउथ अमेरिका। फाइन। इन्होंने 20 स्पीशीज पे अपना काम किया था, 20 स्पीशीज ऑफ फिंचेस। और HMS बीगल जो था इनकी शिप का नाम था, HMS बीगल। राइट, ये कुछ डेटा है आपके पास एल्फ्रेड वेलेस के बारे में और डार्विन के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार इन दोनों ने ही अपनी स्टडीज को स्टार्ट किया था, सो दे बोथ गॉट इंस्पायर्ड बाय रीडिंग एन एसे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनना। ये दोनों ही इंस्पायर्ड हुए थे एक पैराग्राफ को पढ़ के जो कि न्यूज़पेपर में छपा था, एसे, है ना, बाय रीडिंग एन एसे ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे पढ़ के ये दोनों जो हैं ये हुए थे, इंस्पायर्ड हो गए थे। और ये किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय मेल्थस। मेल्थस नाम के साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने इस ऐसे को लिखा था और उसको पढ़ के कोइंसिडेंस, सी व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों ने सेम ऐसे पढ़ा और फिर दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया ऑन द नेचुरल सिलेक्शन। तो मेल्थस जो हैं उन्होंने किस पे अपनी बुक या अपना ऐसे लिखा था? वो थे पॉपुलेशन। फाइन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 सेइंग देयर इज मोर कंपटीशन ऑफ सर्वाइवल बिटवीन। तो ज़्यादा कंपटीशन किस में होता है? अब कंपटीशन वाला पॉइंट किसकी थ्योरी का था? फटाफट से याद करो। लेमार्क की थ्योरी का, ह्यूगो डिवेरिस का थ्योरी का, या डार्विन की थ्योरी का, या नियो डार्विनिज्म थ्योरी का? बताओ। तो इट इज़ बेसिकली डार्विन। डार्विन ने अपनी थ्योरी में कंपटीशन के बारे में बेसिकली एक्सप्लेन किया है। सवाल पे अगर हम आए तो सवाल में बताओ ज़्यादा भयंकर वाला कंपटीशन किसके बीच होता है? सेम इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उनके बीच में, या जो दो अलग अलग एरिया में रहते हैं उनके बीच में, या किसी और के बीच में? तो आपको पता है सबसे तगड़ा वर्ल्ड वॉर जो है वो किसके बीच होता है? तुम्हारे और तुम्हारे भाई या बहन के बीच में होता है, क्योंकि यू लिव इन द सेम घर में रहते हो, सेम स्पीशीज के हो, तुम्हारी सेम नीच भी है बेसिकली, मतलब भाई बहन हो आपस में, राइट? तो बेसिकली तुम दोनों के बीच में जो है लाइक हो सकता है वर्ल्ड वॉर, है ना, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर तुम्हारे ही बीच में हो जाए। तो इट्स लाइक सेम एनिमल जो होते हैं ना, सेम नीच के, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो आपको पता है कि मान लो ये एक एरिया है, एक फॉरेस्ट है जिसमें लॉयन है और कोई गोट है। गोट जो है वो घास खाएगी और लॉयन जो है ये गोट को खाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन सिंपल है कि मतलब ये इसे खाएगा, ये इसे खाएगी, है ना। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है किसी तीसरी चीज़ को लेके। लेकिन वही मान लो एक और फॉरेस्ट है जिस फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, मान लो कुछ टर्टल्स हैं और कुछ गोट है। अब गोट को भी घास खानी है और टर्टल्स को भी ग्रास खानी है। अब यहाँ बनेगा कंपटीशन बिकॉज ये दोनों सेम स्पीशीज हैं, मतलब सेम स्पीशीज नहीं है, वी कैन से बेसिकली सेम एनिमल्स, या आप मान लो एक गोट और दूसरी गोट दोनों को ही घास खानी है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा ना, बार बार लड़ाई होगी कि मैं खाऊंगी, है ना। तो इट्स लाइक सेम एनिमल ऑफ सेम नीश के बीच में ज़्यादा कंपटीशन होता है जनरली। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नाउ डार्विन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी ये पूरा क्वेश्चन ले लिया है। नाउ डोंट थिंक कि सर मतलब और भी तो क्वेश्चंस है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, लाइक ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया, है ना, मॉथ्स के बारे में हो गया, लाइक डिफरेंट और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सर ऐसे ही क्वेश्चंस क्यों ला रहे हो आप? तो यार अभी 2 सेशंस और आएंगे ना इस एवोल्यूशन के ऊपर। टुडे वी आर डूइंग 30 क्वेश्चंस, मोर 30 क्वेश्चंस, देन मोर 30 क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा।
अभी ग्रेजुअली चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरीज वाइज हम ले रहे हैं। लाइक फर्स्ट वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन थ्योरीज, फिर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके एविडेंसेस के ऊपर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरीज के ऊपर, राइट, थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस एंड दीज थिंग्स। तो ग्रेजुअली सब करेंगे, बट यू बी पेशेंट, राइट। चलिए, तो सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो हम क्या कह सकते हैं? करेक्ट आंसर तो भाई इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 4231। देखिए, तो आपको मैं बता दूं एक बार, डार्विन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या लिखा था। तो जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, इसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा था कि एनिमल्स हैव एनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज यू कैन से एट जियोमेट्रिक रेट, है ना, जियोमेट्रिक रेट पे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो नेचर में रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। भाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज अभी भी उतने के उतने हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स की वजह से कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज। दैट कंपटीशन कैन बी इंट्रा स्पेसिफिक, दैट कंपटीशन कैन बी इंटर स्पेसिफिक, है ना, कैसा भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए क्लियर। हालांकि आपको इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं ना, तो ये स्टार्टिंग के जो दोनों पॉइंट है ये एक्चुअली मैल्थस ने अपनी पॉपुलेशन के ऐसे में कहा था, जहां से उन्होंने ये पॉइंट्स को उठाया था, ठीक है। फिर आते हैं, उन्होंने कुछ और पॉइंट्स कहे। लाइक फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, अब दो के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो वेरिएशंस आएंगी जिनमें से एक को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल, है ना, इन दोनों के बीच में क्या होंगी? वेरिएशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दिस वेरिएशन बेसिकली विल लीड टू, जो यूजफुल वेरिएशंस होंगी वो यूजफुल वेरिएशंस जो है वो आगे जाके नेचुरल सिलेक्शन का कारण बनेगी। तो इनसे क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन से आप क्या कह सकते हो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लास्ट पॉइंट, स्पीसीएशन, जिसकी वजह से आखिर में जाके स्पीसीएशन हो जाएगा। दैट मीन्स नई स्पीशीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारे पॉइंट थे किसके बारे में? डार्विन की थ्योरी के बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट। अब हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अब इसे अरेंज कर लो। पहले क्या हुआ होगा? स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, दैट इज कॉम्पिटिशन। फिर क्या हुआ होगा? उसके बाद वेरिएशंस आई होंगी, मतलब सेकंड, पहले फोर्थ फिर सेकंड, राइट, पहले फोर्थ फिर सेकंड, और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, और फिर उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर नेचुरल सिलेक्शन, फिर 3 और फिर 1। तो 4231 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन है, हो गया एक्सप्लेनेशन। आते हैं 19 क्वेश्चन पे। कह रहा है इन रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट शैल बी यूज्ड टू ऑब्टेन द स्ट्रेप्टोमाइसिस रेसिस्टेंट स्ट्रेन। इसके बारे में क्वेश्चन, सोच के बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। देखें आंसर, चलिए। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज द मिनिमल, मीडियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। हालांकि क्वेश्चन नीट के परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर स्टिल ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, विच इज देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट विच वाज नेम्ड एज रेप्लिका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस experiment, and this experiment was basically done by Lederberg। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ किसने रेप्लिका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय लेडरबर्ग, ठीक है। लेडरबर्ग जो है, लेडरबर्ग दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब इसमें क्या उन्होंने यूज किया था? तो जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स ली थी, तो उन्होंने पहली चीज तो इसमें आपके मिनिमल मीडियम लिया था। मिनिमल मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम लिया था जिस मीडियम में कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट थे,
ठीक है, मतलब उन्होंने एक ऐसे पेट्री डिश ली थी, उस पेट्री डिश के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो कराए थे। तो ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी ये ग्रो करा रहे थे ना, और इसको जो उन्होंने अगर मीडियम दिया था, ये अगर मीडियम एक तरह का मिनिमल मीडियम था, मतलब उसमें इनहिबिटर्स थे जिसकी वजह से बैक्टीरिया फुल्ली डेवलप नहीं करेंगे। इट्स लाइक जितना वो कर सकते हैं उतना डेवलप नहीं करेंगे, है ना। इट्स देयर मस्ट बी एन इनहिबिशन, ऐसे नहीं कि पागलों की तरह वो डिवाइड किए जा रहे हैं। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रोथ, ठीक है। तो मिनिमल मीडियम उन्होंने यूज़ किया था, और इसके अलावा उन्होंने कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया था? उन्होंने एंटीबायोटिक ली थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 saying according to the neo-Darwinism theory which of the following is responsible for the origin of new species। तो नई स्पीशीज के बनने का कारण क्या होता है ये बताना है आपको। तो नियो डार्विनिज्म थ्योरी जो थी वो डार्विन की थ्योरी नहीं थी, मतलब डार्विन के काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए गए थे, तो वो एक नई थ्योरी थी जो हम आज के टाइम पे एक्सेप्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि बताओ, लाइक इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं ताकि जिन बच्चों को पता है वो आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली origin of species that is mutation। A is the correct answer। आप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला, जो नियो डार्विनिज्म थ्योरी जो है ना, ये दी किसने थी? तो दिस थ्योरी इज नॉट गिवन बाय अ सिंगल साइंटिस्ट बट गिवन बाय मल्टीपल ऑफ साइंटिस्ट लाइक ह्यूगो डी वेरिस। हाँ, डार्विन तो होगा ही बिकॉज उन्हीं की थ्योरी है ये, ठीक है। ह्यूगो डी वेरिस हो गए, वेलिस याद है आपको, एल्फ्रेड वेलिस जिन्होंने डार्विन के साथ साथ काम किया था, उनकी थ्योरी से कुछ पॉइंट उठाए गए थे। इसके अलावा मेयर एक साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन है, मिलर नाम के साइंटिस्ट जो है, यूरेन मिलर, उनका कंट्रीब्यूशन है, और पैरन, हेल्डेन, है ना। इसके अलावा स्वेल नाम के साइंटिस्ट। तो ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके इस पर्टिकुलर थ्योरी में आज हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। तो इस थ्योरी में आपको पता है क्या बताया गया है कि सबसे पहले क्या होती है, म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस। इनसे क्या होती है, वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशंस आपको पता है डार्विन के हिसाब से कैसी थी, डायरेक्शनल थी, डायरेक्शनल एंड यूजफुल। इनसे क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, और इन्हीं से आगे जाके क्या बनती है आपकी फिर नई स्पीशीज, दैट इज स्पीसिएशन। फाइन, सो दिस इज द होल बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डार्विनिज्म थ्योरी एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो म्यूटेशन सबसे वो छोटी चीज़ है जिनसे वेरिएशंस होंगी, वेरिएशन से आपके फिर अडेप्टेशंस होंगी, अडेप्टेशन से नेचुरल सिलेक्शन और स्पीसिएशन आएगा। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। फाइन, 21 क्वेश्चन पे आते हैं। सेइंग इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन इज। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है हम ईजी सवालों में ही फंस जाते हैं, है ना। ये ईजी सवाल ऐसे बदमाश होते हैं जो हमें खुशा देते हैं। तो वी कैन से इनिशिएटिंग फोर्स, एवोल्यूशन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, फोर्स क्या होगा, फ्यूल क्या होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखो क्वेश्चन इजी है, बस कंफ्यूजन है इसके अंदर कि नेचुरल सिलेक्शन जो है क्या वो एवोल्यूशन कॉज करता है या म्यूटेशंस कॉज करती है। तो यार आज के टाइम पे आप मुझे पहले बताओ कौन सी थ्योरी हमने एक्सेप्ट की हुई है, डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन या फिर नियो डार्विनिज्म थ्योरी। तो हमने सेलेक्ट की हुई है नियो डार्विनिज्म थ्योरी, और नियो डार्विनिज्म थ्योरी में एक नया कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया था म्यूटेशंस का, और म्यूटेशंस ही हैं जो कि इनिशिएटिंग फोर्स होती हैं, क्योंकि इन्हीं से फिर आगे पूरी गाड़ी चल रही है, राइट। तो वी कैन से जो नियो डार्विनिज्म थ्योरी है उसमें म्यूटेशन को बेसिकली आप ऐसा इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन बताया गया है, इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन। फाइन, आते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन के ऊपर, है ना। बिल्कुल रुकना नहीं है, वीडियो को ना ही पॉज करना है ना ही कहीं रख के बैठना है ना। बस 15-20 मिनट की बात और है, निपटाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को, और साथ में आप अपने नोट्स भी जीरो सौरों के साथ बनाते रहना। कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? अब अगेन ये शब्द भी आपका नियो डार्विनिज्म थ्योरी से ही रिलेटेड है। मैं आपको हल्का सा बता दूं कि क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मगर उससे पहले आपको सॉल्यूशन, इसका आंसर बता दूं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है?
जैसे मान लो कोई एक माउंटेन है या कोई टापू है मान लो, जिसके आसपास सिर्फ पानी पानी है, यहाँ पे कुछ चूहे रहते हैं, है ना, माइस। अब क्या हुआ कि एक दिन फ्लड आ गई, और फ्लड के आने की वजह से क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर चूहा था ना ये मर गया, पानी इसको लेके चला गया। और ये वो एक चूहा था जिसके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकती थी। क्या वो पास होगी? नहीं होगी, बिकॉज ये पर्टिकुलर चूहा मर चुका है, तो ये वाला जेनेटिक जो ट्रेट था वो भी गायब हो चुका है। तो इट्स लाइक यू कैन से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, पर्टिकुलर इस पॉपुलेशन का पहले कोई जीन फ्रीक्वेंसी रही होगी, तो अगर को पॉपुलेशन के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज आ जाए बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, सो वी कॉल इट जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट दो तरह का होता है ना, आपका बोटल नेक इफेक्ट हो सकता है या फिर फाउंडर्स इफेक्ट हो सकता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी या अलीलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई भी सडन चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। किसी भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से, जैसे ब्लड आ जाना, है ना, पहाड़ का गिर जाना, है ना, भूकंप आ जाना, एनीथिंग, ठीक है, मम्मी का गुस्सा हो जाना, वो भी एक, है ना, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से कम नहीं होता। तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है ना, उसे आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट जो कि स्वेलन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और दूसरा है आपके पास कौन, फर्स्ट एंड सेकंड फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट। फाइन। तो आप कह सकते हैं कि जीन्स फॉर सम ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज ड्यू टू एपिडेमिक, तो किसी एपिडेमिक या फिर किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से अगर जीन्स का एलिमिनेशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 is saying that a new factor in the modern synthetic theory of organic evolution is, तो एक नया फैक्टर जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमने इंक्लूड किया है वो कौन सा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक तो म्यूटेशन है जिसको हम बेसिकली, जो कि ह्यूगो डिवेरिस ने भी बताया था, है ना, तो एक तो वो हो गया, वो तो पहले से डिफाइंड है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लेके आए थे नियो डार्विनिज्म थ्योरी में, वो एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन का। ठीक है, क्या है सर ये आइसोलेशन? तो सॉल्यूशन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अलग कर देना, राइट। तो यहाँ पे हम स्पीशीज को अलग कर देंगे ताकि वो आपस में मीट ना कर सके, और उनसे वो जो दो ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैं वो आगे नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ एवोल्यूशन विल अकर। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, है ना। मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ नियो डार्विनिज्म थ्योरी, ठीक है। और वहां पे क्या बताया गया था? वहां बताया गया था कि तीन तरह के हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आप कर सकते हो। पहला एलोपैट्रिक, सेकंड सिम्पैट्रिक, और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर ये तीनों टर्म्स आपको सीखनी है तो आप सिंपली सेशन को देख सकते हैं जो मैंने प्रॉपर वन शॉट लिया है एवोल्यूशन के ऊपर, वो आपका अवेलेबल है। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि जब दो स्पीशीज जो एक ही ग्रुप की स्पीशीज थी, मतलब एक स्पीशीज है, उनके मेंबर्स को अगर आप अलग अलग कर दोगे, जियोग्राफिकली अलग कर दोगे, मतलब एक को आपने अफ्रीका भेज दिया, एक को आपने इंडिया में रख लिया, तो कुछ साल बाद आप देखोगे ना, काफ़ी लाखों सालों बाद, मतलब हजारों सालों बाद आप देखोगे तो वो नई स्पीशीज में डेवलप हो चुकी होंगी। इट्स कॉल्ड एज जियोपैट्रिक आइसोलेशन। और सेकेंड है सिम्पैट्रिक, मतलब उन मेंबर्स को एक ही स्पीशीज में रहने दो, एक ही एरिया में रहने दो, लेकिन उनको रिप्रोड्यूस मत करने दो। तो रिप्रोड्यूस नहीं करने दोगे तो जीन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, और इस वजह से काफ़ी सालों बाद वो नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 23 इज क्लियर। 24 पे आते हैं। कह रहा है द ग्रेटेस्ट एवोल्यूशनरी चेंज इनेबलिंग द लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर। तो इनमें से वो क्या चीज़ है जिसने पानी से ऑर्गेनिजम्स को उठा के ज़मीन पे लेके आ गए? मतलब ज़मीन पे जब ऑर्गेनिजम्स ने सर्वाइव करने की कोशिश करी तो वो कौन सा फैक्टर है जिसने सपोर्ट किया? एंड दैट इज क्लेरोइक एग एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत बच्चे सोचे होंगे सर जो लंग्स है ना, उन्होंने सपोर्ट किया कि लंग्स जो है वो आ गए, इस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर गए।
लेकिन आप जानते हैं कि यार फ्रॉग में तो लंग्स फंक्शनल है ही नहीं प्रॉपरली, स्टिल वो ज़मीन पर रह सकता है। तो लंग्स इज़ नॉट दैट फैक्टर। द मेन फैक्टर वी हैव दैट इज, सॉल्यूशन की बात करें तो वो है क्लेडोइक एग। क्लेडोइक एग दैट मीन्स शेल्ड एग। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनना स्टार्ट हो गए जो कि बेसिकली ओवीपैरस थे, अंडे दे रहे थे, लेकिन अंडा भी कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, विच इज शेल्ड एग। तो उस शेल ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी एंड इट वाज लाइक रिफ्लेक्ट अ मोनोटेलिक एक्सक्रीशन, यहाँ पे सपोर्ट हुआ, या यूरिकोटेलिक सॉरी है ना। तो वेल ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो आपकी क्लिडोइक एग है उसने सपोर्ट किया, और साथ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। 25th पे आते हैं। कह रहा है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, वही सेम आ गया, आपको बता दिया मैंने। एलोपैट्रिक क्या होता है, जिसमें ज्योग्राफिकल सेपरेशन हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको स्पीसिएशन बनानी है तो स्पीसिएशन बनाने के लिए, मतलब इस कॉन्सेप्ट को लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब दो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को आपको आइसोलेट कर देना है रिप्रोडक्टिवली, ताकि वो आपस में रिप्रोड्यूस ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वर हैविंग सम मेंबर्स, इनमें से कुछ मेंबर्स को यहाँ रख दो, कुछ मेंबर्स को यहाँ रख दो। नाउ डोंट अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस, है ना, इनको जियोग्राफिकली अलग कर दो, ठीक है। एक को अफ्रीका, एक को एशिया भेज दो, एंड दिस इज हाउ यू कैन से यू कैन क्रिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और कुछ टाइम बाद देखोगे कि उनमें नई स्पीशीज डेवलप हो जाएंगी। एंड दिस कैन बी ऑफ 3 टाइप, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। फर्स्ट एलोपैट्रिक, जिसमें क्या होगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। राइट, आइसोलेशन बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्टेंसिंग। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सिंपैट्रिक में क्या होता है, सिंपैट्रिक में आप सेम एरिया में रखोगे, बस उन्हें आप रिप्रोड्यूस नहीं करने दोगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय, नाउ दिस इज अ वेरी फेमस टर्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये किसने दी थी। अब देखो बच्चों को क्या लगेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये वो सब किसने दिया है, डार्विन ने दिया है, डार्विन इज अ गॉड। बट एक्चुअली में डार्विन ने इस टर्म को नहीं दिया, डार्विन पे ना काफ़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरी भी चली है। इट्स लाइक उन्होंने ही मेंडेलियन की थ्योरी को दबाया था, या उन्होंने एल्फर्ड के जो पेपर्स थे उनको चुराया था। नो वी हैव मल्टीपल कॉन्स्पिरेसी ऑन हिम, बट अगेन कुछ प्रूफ नहीं है, बेसिकली ठोस प्रूफ नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते इस बात को, ठीक है। हो सकता है वो झूठ हो सकता है वो सच हो, बट हाँ ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं डार्विन के बारे में। अब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, ये टर्म भी डार्विन ने नहीं दी थी, ये टर्म दी थी आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है, इन्होंने इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म को बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कह रहा है लाइट कलर पेपर माउथ जो थे, दैट इज बिस्टन बैटुलेरिया, वो कन्वर्ट हो गए थे डार्क कलर में, विच इज बिस्टन कार्बोनिया, कार्बोनेरिया, राइट। तो बिस्टन बैटुलेरिया जो है वो बिस्टन कार्बोनेरिया में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब वाइट कलर मॉथ्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए थे, वाइट मॉथ्स कन्वर्ट हुए थे डार्क कलर, डार्क मॉथ्स में। क्या कारण है, तो ध्यान रखना कि जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, तो बेसिकली इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीडेटर थी, जो बर्ड्स थी, वो इन मॉथ्स को खा जाती थी। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर पाएगा वही आगे पास ऑन होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन एग्जाम्पल क्यों है ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, बिकॉज ऑफ द प्रीडेटर प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप, इस वजह से ये इसका एग्जाम्पल बन जाता है। दूसरा ये और किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, मतलब ये हमारी वजह से तो हुआ है, बिकॉज इंडस्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन निकला, इस वजह से ही तो ये वाइट कलर वाले ब्लैक कलर में शिफ्ट हुए। तो अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक। और तीसरा ये म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। तो सवाल में कोई भी वर्ड आ जाए ना इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को लेके इन तीनों में से, तो तीनों में से लाइक तीनों आर द करेक्ट आंसर, तीनों में से कोई एक वर्ड वो देगा तो आप पहचान लेना। फाइन,
तो इसका आंसर देखें तो क्या होगा, म्यूटेशंस ऑफ सिंगल मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्मोक लेडन, दैट मीन्स डार्क। तो इसने बेसिकली डार्क कलर के जो मॉथ्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए चांस दिया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको होपफुली पता होगा एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जो मोस्ट एसेंस पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म टुक्स प्लेस। तो आई टोल्ड यू है ना, जो आपके एंजियोस्पर्म है कौन से, फर्स्ट दैट इज डाइकॉट। डाइकॉट आपके आए थे मीजोजोइक एरा के कौन से पीरियड के अंदर, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। और जो आपके सेकंड डाइकॉट्स हैं विच इज मोनोकॉट, वो आपका आए थे सीनोजोइक एरा के अंदर। फाइन, कौन से पीरियड में आए थे ये आप मुझे कमेंट करना। तो वी कैन से व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मीजोजोइक एरा। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है म्यूटेशन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, म्यूटेशन क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऑप्शंस आपके सामने, सेलेक्ट करो पहले एक बार खुद से, देखिए आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है। लिविंग फॉसिल्स को म्यूटेशंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, पहले ही सोचो। लिविंग फॉसिल्स वो वाले फॉसिल्स हैं विच हैव नॉट गॉन अंडर evolution from past a long time। जो पिछले बहुत लंबे समय से एवोल्यूशन में नहीं गए ना, वो हैं आपके लिविंग फॉसिल, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने क्या है, गिंको प्लांट, गिंको बाइलोबा। ये आपकी एक लीफ है जिसका 500,000 साल पहले भी स्ट्रक्चर ऐसा था और आज भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, एंड वी कॉल देम लिविंग फॉसिल्स। तो जब इनमें एवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है तो मतलब म्यूटेशंस भी नहीं हुई है, तो म्यूटेशंस इन चारों में से इसमें जनरली नहीं होंगी, मतलब नहीं होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंटरेक्शन दैट इज गोइंग टू बी, बताओ इन विच कंडीशन डज द जीन रेशो रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्पीशीज। तो जीन रेशो किसमें कांस्टेंट रहता है ये आपको बताना है। तो जीन रेशो चेंज नहीं होगा, तो आपको पता है दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। और यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर आपने क्वेश्चंस तो कराए नहीं, हार्डी वेंसबर्ग पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो तो कराए नहीं, ह्यूमन एवोल्यूशन पे क्वेश्चन कराए नहीं। तो यार अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट सेशन बचा है ना आपका, उसमें मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस आएंगे, हर मॉडल के क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप प्रैक्टिस वहाँ पे कर लेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज रैंडम मीटिंग। तो रैंडम मीटिंग होगी तो हार्डी वेंसबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा और उसी वजह से एवोल्यूशन नहीं होगा, नो evolution। Fine, so shall we complete all the questions? Hopefully you enjoy the session and that's for the class। मिलेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट मुलाकात में, है ना। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरेक्शन ऑन एवोल्यूशन और हम अगेन हमारी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली आप भी देख रहे होंगे 100 days 3000 प्लस क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जामिनेशन। हौसला बुलंद है हमारा भी, आप भी अपना रखिएगा, हार नहीं माननी है लास्ट तक, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो मेरे से, लाइक कोई लेक्चर देखना हो, तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य गेरा एंड लक्ष्य सर एंड बेसिकली उस टॉपिक का नाम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।